चलिए मैं आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। ये है प्राचीन इतिहास। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं स्टार्ट करूँगा। इससे पहले कुछ बातें बताता हूँ। ये इम्पोर्टेंस जो है सिर्फ पॉइंट है जिसको हम एक साथ किया संक्षिप्त में, तो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण तथ्य। बिंबिसार की बात करते हैं पहले। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक वृत्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। इसी साम्राज्य में एक हर्यक वंश नामक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में किया। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंबिसार बौद्ध अनुयायी था। बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में राजवेद जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे तो उस समय भी बिंबिसार ने उसकी सेवा के लिए जीवक को ही भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलेना एवं मध्य प्रदेश, जहाँ अब पंजाब में पड़ता है, की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व कर दिया। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। इन्होंने अपने पिता की हत्या 493 ईसा पूर्व करके गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु और उसका पुत्र उदयन दोनों जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु के पिता बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया। इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। अजातशत्रु ने वर्षकार नामक मंत्री की सहायता से ही वैशाली को जीता था। 461 ईसा पूर्व अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया। यही वजह है जिसके कारण इस वंश को पितृहंता वंश कहा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं उदयन के बारे में। उदयन ने पाटलिपुत्रम की स्थापना की। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व अपने ही नाम से नागवंश की स्थापना की और अपने राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली ले गया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी काला अशोक हुआ, जो पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र ले आया। अशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में 383 ईसा पूर्व हुआ था और इसके अध्यक्ष सभाकवि थे। नेक्स्ट है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन की हत्या कर महापजनंद ने नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम राजा घनानंद था। गुरु चाणक्य ने घनानंद से कहा कि मैसेडोनिया के राजा सिकंदर विश्व विजय के लिए पर्शिया तक पहुंच गया और वह हिंदुकुश पार करे, इससे पहले आप उसे रोके। परंतु घनानंद ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि उसे धक्का देकर दरवाजे से बाहर निकाल दो। इसी अपमान की वजह से गुरु चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं तुम्हारा सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक मैं अपनी शिकार नहीं बांधूंगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही जाता है। अब आइए जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व बैठा। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया और युद्ध संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरौन चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा। चंद्रगुप्त मौर्य अजातशत्रु एवं उसके पुत्र उदयन की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। कहने का मतलब यह चंद्रगुप्त मौर्य जो है
अजातशत्रु और उदयन की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय श्रवणबेलगोला, जो प्रेजेंट में कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में बिताया और वहीं 298 ईसा पूर्व उपवास के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। विशाख दत्त में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है निम्न कुल में उत्पन्न होना। अब आइए बिंदुसार की बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। इसे अमित घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इन्हें भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। डाइमेकस मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बना था। बिंदुसार ने तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को और फिर बाद में अशोक को भेजा था। बिंदुसार ने सीरिया के एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक की मांग की थी। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। अब नेक्स्ट है अशोक के बारे में बात करते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने से पूर्व वह अवंती का राज्यपाल था। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर सिंहासन पर बैठा था। अशोक को उसके अभिलेखों में उसे देवनापिय पियसी यानी देवों का प्यारा की उपाधि दी गई है। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग, जिसकी राजधानी तोसली था, पर आक्रमण कर और उसे अपने अधिकार में ले लिया। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। बाद में अपने शासन के 4थे वर्ष बड़े भाई सोमन के पुत्र निग्रोध के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया था। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने आजीविकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा, कर्ज, चौपाट, सोदामा एवं विश्व की झोपड़ी का निर्माण करवाया। अशोक के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन नामक गुफा प्रदान की थी। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, ख्रोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि एवं आरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। ग्रीक एवं आरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में मिले हैं, जबकि ख्रोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी पेंथेलर ने की, जबकि इसे पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिला। अशोक के शिलालेख। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई एवं सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं का उल्लेख है। दूसरा शिलालेख में चिकित्सा संबंधी दिया गया है और तीसरा शिलालेख में दौरे से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा शिलालेख हो गया दौरे से संबंधित है। चौथा शिलालेख भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। 5वां शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति से संबंधित है। 7वां एवं 8वां शिलालेख तीर्थ यात्राओं का उल्लेख से संबंधित है। 9वां शिलालेख शिष्टाचार का उल्लेख और 10वां शिलालेख में प्रजा के हित के बारे में दिया गया है और 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 14वां शिलालेख में धार्मिक जीवन के बारे में दिया, यानी कि व्यक्ति
धार्मिक जीवन व्यक्ति को धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई और सबसे बड़ा 7वां अभिलेख है। इसमें लुम्बिनी यात्रा के दौरान भू राजस्व दर घटाने की बात कही गई है, जिसमें कि घटा करके 1/8 कर दिया गया था। प्रयाग स्तंभ अभिलेख कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। दिल्ली टोपरा एवं दिल्ली मेरठ अभिलेख जो है टोपरा से दिल्ली और मेरठ से दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के समय में लाया गया। रामपुरवा स्तंभ लेख लोरिया अरेराज एवं नंदनगढ़ जिसपे मोर का चित्र है, बिहार के चंपारण में है। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्ररथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र ने किया और 185 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर एक और वंश यानी शुंग वंश की स्थापना की। तो आपको बहुत तेज़ी में मैंने पढ़ के रीड कर दिया और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।